आवाज़ आ रही है? आ जाए। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज फॉर द लास्ट लेक्चर। मैं अटेंड नहीं कर सका, रीज़न बिहाइंड भांजी की शादी थी। सो आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में कोई मसला आप लोगों को, यानी प्रॉब्लम्स जो आप लोग फेस कर रहे हो, क्लियर है? चलो अच्छी बात है, क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस या एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, जिसके अंदर हम 2-3 मेजर चीज़ें देखेंगे। नंबर 1 कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में परफॉर्मेंस को ही हम क्यों एवेल्युएट करते हैं, व्हाई इट इज़ नेसेसरी, और किस तरीके से अंडर व्हाट केसेस हम इनको इन एल्गोरिथम्स को हम एनालाइज करते हैं। इसके बाद एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को हम देखेंगे, कौन कौन सी नोटेशंस होती हैं, और इस कोर्स में हम कौन कौन सी नोटेशंस को कवर अप करेंगे। एंड द लास्ट वन इज द ग्रोथ रेट। मुझे ये बताइएगा, लॉगरिथम्स एंड समेशंस आती हैं आपको? उसका पता है या नहीं पता? ये थ्योरेटिकल कोर्स तो है नहीं, डेफिनेटली मैथमेटिकल कोर्स है। कुछ आइडिया नहीं इसका, लॉगरिथम्स हम क्यों यूज करते हैं? है नहीं वाइल्ड आइडियाज? कब से पढ़े लॉगरिथम्स? आई थिंक 7th क्लास से, आई होप सो, 8 एंड ऑनवर्ड्स। क्या होते हैं लॉगरिथम्स, क्या होते हैं? व्हाट डू आई मीन बाय, व्हाट दिस स्टेटमेंट मीन्स? कुछ वाइल्ड आइडिया दे दो, चुप क्यों बैठे हुए हो? मैंने कोई इतनी मुश्किल चीज तो नहीं पूछी। इसको देख के कुछ अंदाजा हो जाता है क्या चीज है। 2 पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। तो क्या लॉगरिथम्स पावर को डील करता है? हाउ मेनी टाइम्स आई नीड to multiply 2 by itself to generate 8, ठीक है? that is logarithm, ठीक है? so 2 multiply by 3, 2 multiply by 2, that is 8, that is actually the logarithm। मैथमेटिक्स में by default अगर मैं log 8 लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि इसकी बेस 10 है। वैसे जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, स्पेशली एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, तो by default इसकी जो बेस है that is 2, ठीक है? सो बेस के बेस पे ये चीज डिटरमिन की जाएगी कि ये वैल्यू आपकी जनरेट हो सकती है या नहीं जनरेट हो सकती है, या किस तरीके से जनरेट की जा सकती है। सो हाउ मेनी टाइम्स आई नीड टू मल्टीप्लाई बेस बाय इटसेल्फ टू जनरेट द वैल्यू विद इन ब्रैकेट, इट इज नोन एज लॉगरिथम्स। प्लीज बोले थोड़ा सा, ठीक है? सो एक्चुअली दिस मेथोडोलॉजी इज आल्सो नोन एज डिवाइड एंड कंकर, ठीक है? सो एक्चुअली मुझे जनरेशन किस चीज की चाहिए थी? इस 8 की, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट? 2। सो आई डिवाइड द होल प्रॉब्लम इनटू दिस फॉर्मुलेशन। सो ये चीज आपकी आ जाती है डिवाइड एंड कंकर में। दूसरी मेथोडोलॉजी आती है आपकी, वन मेथोडोलॉजी इज लॉग एंड सेकंड वन इज फैक्टोरियल। ये दो जो मेथोडोलॉजीज हैं, दे कम अंडर द डिजाइन स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड कंकर, ठीक है? बहरहाल इसके ऊपर लॉगरिथम्स एंड समेशंस के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे, जस्ट टू गिव यू अ बिट ऑफ आइडिया। सो नॉर्मली जब हम एक प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, व्हाट आर द मेन या फोकस हमारा किस चीज के ऊपर होता है, बता सकते हैं आप लोग? देखो, बोलोगे नहीं तो ये कोर्स सर से गुजर जाएगा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ, टोटल मैथमेटिकल कोर्स है, तो जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर कॉन्फिडेंटली तो गलत दोगे ना, किसी को हंसने का मौका नहीं देता मैं, ठीक है? ठीक कराऊंगा। सो आंसर मी, जब आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, तो मेन फोकस पॉइंट्स क्या होते हैं? रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं सर। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? सिस्टम की फंक्शनैलिटीज होती है सर। ओके,
ओके, और बस ओके, डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, इट कम्स अंडर द क्वालिटी एट्रीब्यूट, और क्वालिटी एट्रीब्यूट हो गया, और स्केलेबिलिटी, जितनी एबिलिटीज आ रही हैं सारी की सारी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हो गई, ठीक है। फंक्शनैलिटीज क्या है? द टास्क अ यूजर वांट टू परफॉर्म बाय द सिस्टम, ठीक है। वो टास्क जो यूजर पहले मैनुअली परफॉर्म करता था या ऑलरेडी एक सेमी ऑटोमेटेड या ऑटोमेटेड सिस्टम से परफॉर्म करता था, उन टास्क को हम कहते हैं दीज आर दी फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। वो टास्क कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किए जाएंगे, दे आर नोन एज quality attributes. So focus on quality attributes. What are the prominent quality attributes in a software product? कौन बोल रहे हैं? टाइम एंड कॉस्ट, बस, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और ठीक है जी, यूजर फ्रेंडलीनेस, गुड, और बोलते जाओ। देयर आर 33 और रिलायबिलिटी बोला गया। इसके अलावा हाँ वो हो गया यूजर फ्रेंडलीनेस में, और मेंटेनेबिलिटी, और अभी बड़े पीछे हो। देयर आर 33 क्वालिटी एट्रीब्यूट्स डिफाइंड बाय CMMI, कैपेबिलिटी मेजॉरिटी मॉडल, इंटीग्रेटेड मॉडल जो इसका, ठीक है। ISO ने 35 इस तरह किए हैं। So on rough side हम कहते हैं there are 33 quality attributes that can be incorporated in any functionality of the product. So there are 100 functionalities. So for each functionality there are 33 quality attributes that can be incorporated in the software product. So overall features कितने बन गए? If there are 100 functional requirements या 100 functionalities multiply by 33, these are the total functionalities including the quality attributes of the product. They are possible, ठीक है। The point is जब इन 33 को इंप्लीमेंट करने बैठोगे तो टाइम भी लगेगा आपका और कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। एग्रीड ऑन दैट? किसी को कोई मसला इस चीज को समझने में? ठीक है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस वाले क्या करते हैं, ये अब तक जितने कोडिंग की उसमें क्या किया है, सिर्फ फंक्शनैलिटी पूरी की है ऑन द एक्चुअल लेवल, क्योंकि जो 100 फीचर्स थे वही पूरे किए हैं, क्वालिटी को तो कभी देखने की जहमत ही नहीं की, ठीक है। हाँ, वो तो एश्योरेंस तो तब करोगे जब इनकॉर्पोरेट भी करोगे, उसको कोड भी करोगे, तब इंश्योर भी होगी। जब क्वालिटी, एक वर्ड होता है क्वालिटी इंजीनियरिंग का, थोड़ा सा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हवाला दे रहा हूँ, रीजन थोड़ी सी है इसकी, सो आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर क्लियर हो जाएगा। क्वालिटी इंजीनियरिंग क्या होता है? So looking to following to standards after well there is now no standards in quality. CMMI बकवास तरीन, ISO बकवास तरीन मेरे नजदीक, कोई कतन, कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है इसकी। CMMI ISO ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफाई करते हैं कि दे जनरेट या दे क्रिएट अ क्वालिटी प्रोडक्ट। वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी की तो बात ही नहीं कर रहा कहीं पे, या प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, वो एक्चुअली बात करते हैं प्रोसेस की क्वालिटी की, ठीक है। और आपका प्रोसेस क्या है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए व्हाट इज द प्रोसेस? सर वो प्रोडक्ट भी है, वो प्रोडक्ट नहीं भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो बात की बात है, उसको डिस्कशन फर्दर आगे करेंगे। फिलहाल मेरी बात का जवाब दो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए प्रोसेस क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ा? SDLC, थैंक्स गॉड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। बेशुमार मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल याद है, ठीक है, अप टिल एजाइल, द लेटेस्ट वन इज स्क्रम, कहानी खत्म। तो आपके ये दोनों जो स्टैंडर्ड्स हैं CMMI एंड ISO बेसिकली किस चीज को सर्टिफाई कर रहे हैं? इस चीज को, नॉट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को कौन सर्टिफाई करता है? एक्चुअली द यूजर। और यूजर को क्या चीज चाहिए, क्या चाहिए, काम चाहिए, कैसा काम चाहिए उसको भाई? जॉब देनी है उसको, conformance to the specification,
कि जो स्पेसिफिकेशन यानी कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज में आपने जो चीज लिखी है एज इट इज वो आपकी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो क्वालिटी तो आपकी इस तरह डिफाइन होती है, ठीक है। द पॉइंट इज ओवरऑल इस सारी कहानी का मकसद क्या है। अगर लेट्स थोड़ा आसान एग्जांपल रखता हूं, एक टेक्स्ट एडिटर है जो 1000 पेजेस एट अ टाइम, एक फाइल सेव की, इसके अंदर 1000 पेजेस हैं और टेक्स्ट एडिटर जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एनी अदर टेक्स्ट एडिटर वो 1000 पेज एट अ टाइम आपके लोड कर लेता है, लेकिन स्पेल चेकिंग में वो पर पेज 1 मिनट लेता है। विल यू यूज दैट प्रोडक्ट? व्हाई not? Efficiency and performance are the same things. तो क्या डिफरेंस है? परफॉर्मेंस में तो सब चीजें आ जाती हैं, यूजर फ्रेंडली नहीं, not at all. Performance is also a quality attribute. Out of 33 quality attributes, one of them is also a performance. Performance relates to the hardware capability of the machine या capability of your algorithm as far as this course is concerned, ठीक है। हमारे लिए ये मसला नहीं है कि आपके एल्गोरिथम के अंदर ये चीज़ें हैं कि नहीं है। हमारे लिए एनालिसिस एल्गोरिथम में मसला ये है कि परफॉर्मेंस वाइज वो एल्गोरिथम एक अच्छा एल्गोरिथम है या नहीं है, ठीक है। लेट अस सपोज हम ये काम कर रहे हैं कि दो टास्क ये हमारे पास सर्चिंग का, and we have two algorithms, maybe linear search and binary search. Which one is better? I know that के भूल गए होंगे, ठीक है, मुझे भी जुबानी याद नहीं है, ठीक है। एल्गोरिथम मैं यहाँ पे अभी इस टाइम पे मैं नहीं लिख सकता, लेकिन लीनियर सर्च एज द नेम डिपिक्ट्स वन आइटम एट अ टाइम सर्च करेगा। बाइनरी में क्या होगा? मे बी एक पूरी अरे को वो डिवाइड करे, पहले फर्स्ट आपको सर्च करे फिर दूसरे आपको सर्च करे, ठीक है। मुझे ये बताएं आपको इनमें से कौन सा एल्गोरिथम एज पर स्ट्रेटजी, और थोड़ा सा मैंने बेसिक नॉलेज आपको दिया है लॉगरिथम्स का, उसको बुनियाद बनाते हुए आपको इनमें से कौन सा एल्गोरिथम बेहतर लगता है? वाई? ये आप मुझे बता रहे हो ना, मैं कैसे यकीन करूं उस चीज को? दोबारा बताइएगा। जैसे सर आप जैसे स्पीड ऑफ राइट होगी, अगर लिख देते हैं शॉर्ट करके स्पीड मल्टीप्लाई टाइम किया तो वो शॉर्ट फॉर्म में वो बाइनरी के रूप से काम करता है। डू यू रियली थिंक बाइनरी सर्च इस तरह काम कर रहा है? ओके, चलें, मैं आपका पॉइंट समझ गया। सो ऑन माई एक्स एक्सिस this is my input size and y axis is my time, जिसको हम साइकिल टाइम भी कहते हैं। well if a linear search का क्या काम है कि अगर एक इनपुट होगी तो उस पर 1 मिलीसेकंड लेगा, लेट अस सपोज 2 इनपुट्स होंगी तो 2 मिलीसेकंड्स लेगा, 3 इनपुट्स होंगी 3 मिलीसेकंड्स लेगा, एंड इट गोज लाइक दैट। सो अगर सर्चिंग में मेरा जो फोकस एलिमेंट है दैट कम्स इन एन अरे एट पोजीशन 1, दैट इज मैंने 5 सर्च करना है एंड 5 इज इन दिस पोजीशन, एंड अनदर अरे और मे बी अनदर सर्चिंग जिसके अंदर मैं 8 ले रहा हूं जिसको मैंने सर्च करना, और 8 मेरा अरे के आखिरी इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो डू यू थिंक कि एल्गोरिथम की एफिशिएंसी इफेक्ट होगी? मैं सिर्फ फिलहाल फोकस कर रहा हूं लीनियर सर्च पे। एक सिनेरियो ये है, वेल मैं इस बात पे एग्री करता हूं और आपसे टोटली वो इक्वेटेड हूं कि जो आपका एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है साइज ऑफ द इनपुट, क्योंकि आपकी जितना भी एल्गोरिथम है उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करेगी साइज ऑफ द इनपुट पे। लेट अस सपोज अभी मेरे पास क्लास में रफली 15 to 18 स्टूडेंट्स हैं,
वेल अगर ये क्लास इस टाइम पे अब 50 एक्सीड कर जाए, ना मैं पढ़ा सकूंगा ना आपको कुछ समझ आएगा। एग्रीड? ऑब्वियस बात है ना कि 2-3 बच्चे, थोड़े थोड़े बच्चे बैठे हो तो पढ़ाना आसान होता है, फोकस टीचर का फोकस करना आसान होता है, परफॉर्मेंस अपनी पीक पे होती है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स इंक्रीज करते चले जाते हैं, क्लासरूम भर जाता है, टीचर का फोकस होता है लेक्चर डिलीवर करना। वो उस वक्त तक फोकस नहीं करता स्टूडेंट पे जब तक स्टूडेंट क्वेश्चन रेज ना करे, और फोकस सिर्फ उसी स्टूडेंट पे होगा जो क्वेश्चन रेज कर रहा होगा। ठीक है, सो सिमिलरली केस यहां पे भी है। आई डू केयर कि मेरे पास इनपुट साइज क्या आ रहा है, ठीक है, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग्स जो चीज उसके बाद आती है, दैट इज ये चीज कि जो मैं सर्चिंग कर रहा हूं एज फार एज लीनियर सर्च इज कंसर्न, मेरा रिक्वायर्ड एलिमेंट जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड सर्च है, वो अरे की किस इंडेक्स पे मौजूद है। अगर मैं इसको रफली करूं कि जी लेट अस सपोज वी हैव अ फॉर लूप स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to कितना यार 1 2 3 4 5 0 to 4, ठीक है, और कंपेयर कर लिया मैंने ए एल्स नॉट फाउंड। ये इतनी सी कहानी है लीनियर सर्च की। एग्रीड है? एक लूप लगा हुआ है जो कि साइज ऑफ द अरे को देख रहा है, उसके अंदर कंडीशन लगी हुई है कि मेरा जो इनपुट आ रहा है वो एक ए वेरिएबल में आ रहा है, और अरे ए के 0 लोकेशन 1 लोकेशन 2 लोकेशन एंड ऑनवर्ड्स सारों पे चेक करता चला जा रहा है। सो बाय सीइंग दिस थिंग मुझे पता है कि दिस इज द साइज ऑफ 5। मेरा ये लूप मैक्सिमम कितने टाइम्स चलेगा? क्यों? उसके सर लेंथ 5 है, 5 ये लूप 6 टाइम चलेगा। लूप की स्टेटमेंट, उसके अंदर वाली आने वाली स्टेटमेंट्स 5 टाइम्स चलेंगे। तो 6 + 5 दिस इज ऑल्सो 5 टाइम। सो अज्यूमिंग दैट दिस होल इन टोटल 16 क्लॉक साइकिल्स ये पर्टिकुलर एल्गोरिथम मेरा लेगा। गेटिंग द पॉइंट? द पॉइंट इज कि जब मैं एनालिसिस एल्गोरिथम की बात करता हूं, आई डोंट केयर कि मेरे पास कांस्टेंट क्या आ रहा है, नो गो एरिया, ठीक है, मुझे कांस्टेंट से कोई गर्ज नहीं है। व्हाट आई केयर अबाउट कि सारी कहानी का मेरे पास फंक्शन क्या बनता है इन टर्म्स ऑफ एन, क्योंकि ये फंक्शन मुझे इवेंचुअली बताएगा कि मेरे एल्गोरिथम का रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। दैट रेट ऑफ ग्रोथ डिटरमिन्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम, ठीक है। सो नाउ अज्यूमिंग दैट n is defined as infinity, the size of the array is defined as infinity। infinity में जो भी नंबर भी दिमाग में आ रहा सोच लो, ठीक है। let us define as infinity as 100 million, 10 करोड़, ठीक है। अब बताओ सेम लीनियर सर्च की परफॉर्मेंस क्या होगी? ये कहानी कहां से कहां चलेगी? सेम ग्राफ फॉलो होगा। बेस्ट केस में क्या चलेगा? 1 टाइम। वर्स्ट केस में क्या चलेगा? 100 मिलियन टाइम्स। कि अगर मुझे मेरा जो पॉइंट है, जो मेरा फोकस है, जो सर्चिंग एलिमेंट है, मेरा फर्स्ट लोकेशन में मिल जाता है, इट्स ओके, लूप से एग्जिट करेगा, कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं मिलता और आखिरी लोकेशन में पड़ा हुआ है तो 100 मिलियन टाइम्स इस छोटे से कोड ने रन करना है, ठीक है, विच इज क्वाइट प्रॉब्लमैटिक। कि 100 मिलियन टाइम्स आप एक अरे के अंदर एलिमेंट्स हैं जिसका साइज 100 मिलियन है, और आप उसको एक लूप है जिसमें सर्चिंग करनी है, आप लीनियर सर्च कर रहे हो उसके अंदर, तो कितना टाइम कंजम्पशन होगी उसके अंदर। परफॉर्मेंस वाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल वही है, टेक्स्ट एडिटर है, 1000 पेजेस एट अ टाइम लोड करता है, लेकिन स्पेल चेकिंग में एक पेज के लिए 1 मिनट लेता है, तो इट्स अ डेड सॉफ्टवेयर फॉर मी। एग्रीड और नॉट? कंपैरेटिवली एक और लेट्स मैं रियल टाइम सिनेरियो देता हूं। वी डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर
फॉर फाइनेंस, इन हाउस डेवलपमेंट थी हमारी. इट्स अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड द ओनर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी. ठीक है. अब जो ओनर्स को जो इंटरफेस आता था उसके अंदर ये था कि जी इस पर्टिकुलर सेमेस्टर में टोटल कितनी अमाउंट ट्यूशन फीस की मद में बनती है, कितनी रिसीव हो चुकी है, कितनी रिमेनिंग है. वेरएस डेटाबेस के अंदर क्या कहानी चल रही थी, कितनी रिसीव हो गई है. अब जो कितनी रहती है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड किस तरह आ रहा था, क्यूरी लगी थी, जितनी टोटल बनती है और जितनी रिसीव हो चुकी है माइनस करके जितनी रिमेनिंग है वो आउटपुट पे शो करता था. तो होता यह था कि हमारा जो पहला पेज जिसके अंदर जो ओनर्स को नजर आ रहा है उसके अंदर टोटली डिटेल नजर आ रही थी, वो डिटेल कंप्यूट होने में टाइम ले रही थी. ठीक है. सो आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ डिले हमारा वो जो होम पेज है जो ओनर्स को नजर आता है, उनका डैशबोर्ड नजर आता है, वो 5 मिनट के बाद अपलोड होता था. प्रॉब्लम कहां पे था, आपको क्या समझ में आता है इससे? सारे चुप हो, कोई है ही नहीं. सोचो कहानी जाके मैं बोल के आ रहा हूं, क्या बोला मैंने भी, बोलो भाई. टाइम डिले आ रहा था, उसकी रीजन क्या आप बताइए. हो सकता है कि लोड किस चीज का लोड आना है. यूजर एट अ टाइम 1500 यूजर पर मिनट हमारा हैंडल करता है सर्वर, नॉट अ बिग प्रॉब्लम. कैलकुलेशन करने में टाइम ले रहा है क्योंकि डेटाबेस में क्या वैल्यू स्टोर है, टोटल जो अमाउंट इस सेमेस्टर में ट्यूशन फीस की मद बनती है वो आ रही है, जितनी बच्चे ने पे कर दी है वो आ रही है. जो कैलकुलेटेड रिमेनिंग अमाउंट है वो डेटाबेस में स्टोर नहीं है. वो किस तरह कैलकुलेट की जा रही है, क्यूरी भेजी जा रही है, दो वैल्यू उठाई जा रही है, माइनस किया जा रहा है और रिजल्ट शो किया जा रहा है, जबकि डाटा रिमेनिंग अमाउंट को डाटा डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है. सो दैट वाज अ डिले, दैट कॉज अ डिले इन कंप्यूटेशन. पेज अपलोडिंग में टाइम ले रहा था. ठीक है. उसका सोल्यूशन क्या किया हम लोगों ने कि हमने वो वैल्यू कंप्यूट करके डेटाबेस में डलवाई. अब क्या है, डेटाबेस से वैल्यू उठा के लेके आनी है. ठीक है. तो सेकंड्स के अंदर वो पेज आपका अपलोड होता है. दैट इज वेयर द परफॉर्मेंस कम्स. ऑनर्स लिटरली ऑनर्स ने मुझे साफ कहा था यार हमें इसका क्या फायदा, हमें 5 मिनट वेट करना पड़ता है. ठीक है. तो उनके लिए वो प्रोडक्ट डेड हो गया, जरूरत नहीं रही उनको. जिस एम के तहत उन्होंने ये प्रोडक्ट क्रिएट करने की कोशिश करने का कहा, वो टोटल एम उनका खत्म हो गया वो. ठीक है. सो एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरा ये जो एल्गोरिथम है ये कितने कांस्टेंट साइकिल टाइम पे रन कर रहा है. मेरा प्रॉब्लम ये है कि इसका एक जेनेरिक फंक्शन क्या बनेगा. लेट अस सपोज इफ इट इज एन लीनियर सर्च है ना, one item at a time. If there are 100 million, if n is equal to 100 million inputs size of the array, ठीक है. तो मेरा जो क्लॉक साइकिल है, assuming कि एक इनपुट पे 1 क्लॉक साइकिल लगता है, टोटल जो टाइम मेरा लगेगा दैट इज t of n 100 million. Simple is that, simple calculation. So overall मेरा कहानी क्या, that f of n is actually n. जितना साइज इंक्रीज होगा अरे का उतना ही क्लॉक साइकिल्स, उतनी कंप्यूटेशन, उतनी ही परफॉर्मेंस बुरी होगी. ये लीनियर सर्च का अलमिया है. इजी टू इंप्लीमेंट बट पैथेटिक इन परफॉर्मेंस. ठीक है. वेयर अगर मैं बाइनरी सर्च की बात करता हूं तो बाइनरी सर्च ये चलती है log of n. दैट इज बेस 2. अब ये एक टाइम पे परफॉर्मेंस अगर इस पॉइंट तक मैं देखूं, टेकिंग दिस पॉइंट एज एन नॉट, ठीक है, कि इस पॉइंट से पहले तक अगर लेट अस सपोज दैट एन नॉट इज डिफाइंड एज लेट अस सपोज 100. साइज ऑफ द अरे क्या है 100 तक लीनियर सर्च इज बेटर. लॉगरिथमिक सर्च इज नॉट एप्रिशिएबल नहीं है यहां पे. लेकिन जैसे आप 100 साइज से इंक्रीज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका क्या चल रहा है, लॉग है, दैट इज ऑन अ बेटर साइड एज कंपेयर टू लीनियर वन. अब बात समझ रहे हो मेरी इस पूरी कहानी की. अगर मैं दो एल्गोरिथम्स को कंपेयर करना फॉर अ सिंगल टास्क, मेरे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि उनका ग्राफ क्या बनता है. तो जाके मैं एक ही करके वैल्यू डालता रहूं, I will compute through asymptotic notations
या एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कि ये फंक्शन मेरे पास बनेगा क्या, वो किस तरीके से कंप्यूट होगा वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, उस पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉग कैसे आएगा, फैक्टोरियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर ऑफ n किस तरीके से आएगी, वो बात की बात हम अगले लेक्चर में देखेंगे। राइट नाउ समझने की बात ये है कि मेरा रेट ऑफ ग्रोथ कहां पे कम है, ठीक है। नाउ इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं लॉग 2 ऑफ n के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और लीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, दैट इज एक्चुअली दी n, मेरा log 2 जो है लॉगरिथमिक जो मेरे पास फंक्शन बन रहा है, दैट परफॉर्म्स वेल एज कंपेयर टू लीनियर फंक्शन आफ्टर n इज ग्रेटर देन n नॉट। यानी अगर टोटल वैल्यूज मेरे पास 101 आ गई हैं तो वहां पे मेरा बाइनरी सर्च ज्यादा बेहतर परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा एज कंपेयर टू लीनियर सर्च, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, दो एल्गोरिथम हैं जो कि दो डिफरेंट मशीन्स पे रन किए गए हैं। लीनियर को हमने फास्ट मशीन पे रन किया और बाइनरी एल्गोरिथम को हमने एक स्लोअर मशीन पे रन किया। लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी जो लीनियर सर्चिंग है वो मैंने कोर i7 जनरेशन 11 के ऊपर रन कर दी है, जबकि जो बबल्स जो आपका बाइनरी सर्च है वो मैंने P1 पे रन कर दी, ठीक है। अब देखो जरा साइज जब n का 10 आ रहा है तो मशीन A जो है जो कि लीनियर सर्च को सपोर्ट कर रही है उसको रन करिए, वो 2 सेकंड्स ले रही है, वेयर एज जो बाइनरी सर्च है जो कि P1 पे रन हो रही है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा ले रही है, ठीक है। लेकिन अब जब बात करते हो 10 के ऊपर ही आ जाओ, सॉरी दैट इज 100 नॉट 10, अगर 100 के ऊपर आते हो 20 सेकंड्स ले रहा है जबकि ये 1.8 आवर ले रहा है। लेकिन जैसे ही 6 डिजिट्स के ऊपर बात आती है तो ये 55 आवर्स ले रहा है और ये कितना ले रहा है, सो दैट इज माई एन नॉट, कि सुनर मेरा जो n है वो n नॉट से ग्रेटर होगा, उसके बाद मेरा जो बाइनरी सर्च है जो कि कंपैरेटिवली एक स्लोअर मशीन पे रन हो रहा था, इट विल गिव अ बेटर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू लीनियर सर्च जो कि एक लेटेस्ट मशीन पे रन हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात यह कि आई डोंट केयर, ये जो अगर सेकंड कंप्यूटेशन की बात करते हैं ना तो इट इज मशीन डिपेंडेंट, और जबकि एनालिसिस एल्गोरिथम जब हम इसके बाद एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की बात करते हैं ये आपके मशीन डिपेंडेंट नहीं है। ये बात किस पे करता है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो वहां पे हम इस चीज से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि मशीन के स्पेक्स क्या है हमारे पास, साइज ऑफ दी या जो फ्लो ऑफ इनपुट है वो कितना आ रहा है, वो वहां पे चीज मैटर नहीं करती। जो चीज मैटर कर रही होती है दैट इज द साइज ऑफ द इनपुट, और उस साइज ऑफ इनपुट को जिस लॉजिक से आप गुजार के लेके जाओगे वो लॉजिक की कंप्लेक्सिटी जो है, कितना कंप्लेक्स एल्गो आपने लिखना है, वो आपका मैटर कर रहा होगा ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एल्गोरिथम के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे ये बात बड़ी क्लियर कर लो कि हो सकता है कि अगर लेट अस सपोज मैं ये भी अज्यूम करता हूं कि मेरा 2 एल्गोरिथम्स हैं वो मैं एक ही स्पेक्स की मशीन के ऊपर रन कर रहा हूं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ सेट ऑफ इनपुट के ऊपर मेरा एल्गोरिथम ए बेहतर रिजल्ट दे रहा हो और कुछ सेट ऑफ इनपुट के ऊपर मेरा एल्गोरिथम बी बेहतर रिजल्ट दे रहा हो, इररिस्पेक्टिव कि मशीन मेरे पास एक टाइप की है। और ऐसा 11 जनरेशन में हमने दोनों एल्गोरिथम को रन कर दिया, कुछ सेट ऑफ इनपुट पे एल्गोरिथम ए बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, कुछ सेट ऑफ इनपुट्स के ऊपर एल्गोरिथम बी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर मैं उसकी कंप्यूटेशन इस बेस पे करता हूं, क्लॉक साइकिल्स की बेस पे या सेकंड्स निकालता हूं, देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस जो कि आपको ये सपोर्ट करती हैं कि आप क्लॉक साइकिल्स या टाइम रिटर्न करवा लो कंप्यूटेशन का, ठीक है। दूसरी सिनेरियो में ये होता है कि मेरी मशीन चेंज हो जाए, सर मैंने पहले जिक्र कर लिया, ठीक है। तो मशीन के ऊपर डिपेंडेंसी से भी मशीन के स्पेक्स चेंज हो जाए, फास्टर मशीन हो तो उससे भी रिजल्ट्स में इफेक्ट आता है, ठीक है। वो इफेक्ट एक बेहतर केस में बेहतर रिजल्ट देगा, लेकिन दूसरे एल्गोरिथम के केस में वो एक ड्राफ्टेड रिजल्ट भी दे सकता है, ठीक है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल थिंग्स हमारे पास बेसिक चीज क्या है, साइज ऑफ द इनपुट और कंप्लेक्सिटी ऑफ द लॉजिक,
या जो आप जिसे कहते हैं एक्चुअली सोल्यूशन क्या है, वो बाद में मैटर करेगी। देखो एल्गोरिथम क्या कर रहा है, एल्गोरिथम बेसिकली है क्या, व्हाट इज एन एल्गोरिथम? नॉट एट ऑल, वो आपको सिर्फ जो बच्चे थे ना तब समझाने के लिए था। एल्गोरिथम होता क्या है एक्चुअली? व्हाई एल्गोरिथम इज डिजाइन्ड एंड आप जब उसका प्रोडक्ट कन्वर्ट करते हो तो वो आप इम्प्लीमेंटेशन का वर्ड यूज करते हो, वहां पे कोड की इम्प्लीमेंटेशन होती है, एल्गोरिथम की डिजाइनिंग होती है, तो डेफिनेटली देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, जो बेसिकली जो आपका फंक्शनैलिटी है जिसको आप अदर देन लैंग्वेज इंडिपेंडेंटली उसको लिखते हो, वो आप एक नेचुरल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, उर्दू पंजाबी पश्तो जिस मर्जी में लिखना लिख लो। ठीक है, या आप कुछ मैथमेटिक्स बीच में इन्वॉल्व करके आप एक एल्गोरिथम लिखते हो, जस्ट लाइक आप एक स्टेटमेंट लिखते हो a इज इक्वल टू b प्लस सी। ठीक है, एल्गोरिथम मैंने इसको डिफाइन करना है, a इज डिफाइंड बाय b प्लस सी। ठीक है, ठीक है, जो मेन स्टेप्स हैं, ठीक है, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, जब मैं इसकी कोडिंग करने बैठूंगा तो वो लैंग्वेज डिपेंडेंसी आ जाएगी वहां पे। हो सकता है मेरा कोई जो मे भी एक लैंग्वेज हो जो सिंपल प्लस को हैंडल नहीं करती, वहां पे प्लस प्लस सी करना पड़ता है, बी प्लस प्लस सी, दिस मीन्स दैट बी में सी, बी की वैल्यू उठाओ, सी की वैल्यू उठाओ और उनको ऐड कर दो, सो वहां पे लैंग्वेज डिपेंडेंसी आ जाती है। लेकिन एल्गोरिथम जब डिजाइनिंग की बात आती है वहां पे लैंग्वेज डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती। यू नीड टू डिफाइन द स्टेप्स, जो आपके टास्क हैं स्टेप बाय स्टेप इन सीक्वेंस में आपने डिफाइन करने होते हैं। ठीक है, तो वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होते हैं और वो मशीन इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तो पॉइंट इज, मैं उससे भी आ रहा हूं, आप एक्यूरेसी की बात कर रही हो ना, आप एक एल्गोरिथम को करते हो, बनाते हो, डिजाइन करते हो, आप उसको कोड कर लेते हो, डेफिनेटली उसके ऊपर जब आप पहला जो चेक लगाओगे दैट इज एक्यूरेसी, कि रिजल्ट ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा। जब रिजल्ट ठीक दे रहा है तो हम फिर उससे आगे उसके एनालिसिस के ऊपर जाते हैं कि हम इसको बेहतर एल्गोरिथम कैसे बना सकते हैं। अब लीनियर सर्च वाज द फर्स्ट सर्च टेक्निक। आप सोचो नादरा का डेटाबेस है और आपका सीएनएससी नंबर तलाश करना है, तो 22 करोड़ की आबादी लीनियर सर्च लग गई। ठीक है, दिनों में रिजल्ट आएगा, सेकंड्स भी नहीं आएगा, वो दिनों में आएगा। सो लीनियर सर्च वहां पे बेकार है। इवन दो सर्चिंग मुझे प्रोवाइड, रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपको सीएनएससी पे डाटा होता सारा आ जाएगा, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है कि वो 2 या 3 दिन के बाद रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे वहां पे एक बेहतर अप्रोच चाहिए, लीनियर इज नॉट अ बेटर अप्रोच, सो आई विल गो फॉर दोज जो के लॉग के साथ होंगे, कि एक टाइम तक तो टाइम ज्यादा लेगा। ठीक है, पर्टिकुलर साइज ऑफ इनपुट तक वो ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन उसके बाद चीजें स्मूथ हो जाएंगी मेरी। ठीक है, वो जो आखिरी जो मेरी इसमें जो आखिरी पेज है जो लेक्चर मैंने आज बनाए हैं, उसके अंदर पूरा रेट ऑफ ग्रोथ है कि हमने, हमारा बेसिकली कोशिश क्या होनी चाहिए कि एक एल्गोरिथम है उसको हमने डिक्रीज, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, यानी उसकी कम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करना है, तो क्या बेहतर फंक्शंस हो सकते हैं जिसकी फॉर्म में आप उसको लेके आओ। ठीक है, अच्छा, द पॉइंट इज, does asymptotic analysis always work? Unfortunately, this is the only best possible way जो कि एल्गोरिथम को एनालिसिस में हेल्प करता है। ठीक है, एक मैंने बताया कि आपने बिल्ट इन फंक्शन और कॉल किया, उसने पर्टिकुलर सेट ऑफ इनपुट्स के ऊपर आपने एल्गोरिथम की टोटल कंप्यूटेशन कैलकुलेट कर ली, कितने सेकंड्स, मिली सेकंड्स के बाद वो रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, that thing is dependent on the machine or the number of input of the size of the input. ठीक है, उसका फायदा कोई नहीं हमें। ठीक है, फायदा हमने किस चीज का देखना, साइज ऑफ द इनपुट एंड दी कम्प्लेक्सिटी ऑफ द लॉजिक की जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे बेहतर जो पॉसिबल ऑप्शन है जो हमारे पास एनालिसिस के लिए, दैट इज द एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। ठीक है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट द ओनली थिंग जो कि आपको फैसिलिटेट कर रही होगी। बहुत सी जगहों पे ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, स्पेशली जिस तरह मैंने बात की आपके साथ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी लीनियर सर्च में, अगर मैं एग्जांपल दूं कि जिस एलिमेंट को मैं सर्च कर रहा हूं फर्स्ट लोकेशन पे है, वेल एंड गुड, लेकिन एक आखिरी लोकेशन पे है और साइज n है उसका, तो ऑटोमेटिकली टाइम मेरा ज्यादा कंज्यूम करेगा। व्हाट अबाउट कि मेरा एलिमेंट
सेंटर ऑफ द अरे पड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ दैट इज माय एवरेज केस, ठीक है, जिसको हम एवरेज केस को अगर डिस्कस करने बैठे तो बहुत कॉम्प्लेक्स उसकी मैथमेटिक्स है, ठीक है। सो इफ आई फील कि आप बेस्ट एंड वर्स्ट केस को समझ गए तो एवरेज केस की मैथमेटिक्स की ओर मैं आपको लेके आऊंगा, अदरवाइज हम उसको फोकस नहीं करेंगे। इसकी रीजन है एल्गोरिथम की एफिशिएंसी हमेशा वर्स्ट केस ऑफ इनपुट साइज के ऊपर डिटरमिन की जाती है। बेस्ट केस बोगस तरीन मेथोडोलॉजी है, ठीक है, सिर्फ आपको एक बेहतर आइडिया देता है कि बेस्ट केस मेरा एल्गोरिथम सब चीजें सब कंडीशंस ऑप्टिमल हो तो मेरा एल्गोरिथम कैसे परफॉर्म करेगा। हु केयर्स कि आपका एल्गोरिथम कैसे परफॉर्म करता है, जाहिर पता अच्छा कर रहा होगा। पॉइंट ये है कि जब वर्स्ट केस आएगा आपके सामने, आपने सॉर्टिंग करनी है, अरे आपको ऑलरेडी सॉर्टेड मिली है, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो जिसमें आपका एल्गोरिथम जो भी एल्गोरिथम हो वो एक बेहतर परफॉर्मेंस देगा। व्हाट इफ कि आपकी अरे डिसेंडिंग ऑर्डर में पड़ी है, कि आपने पहले एलिमेंट को उठाना है और आखिरी से स्वैप करना है और 1 by 1 कंपैरिजन करते हुए जाना है, ठीक है। तो वो आपका वर्स्ट केस है कि आपने अरे को सॉर्ट करना था सेंडिंग में, लेकिन जो आपको अरे मिली दैट इज इन द प्योर डिसेंडिंग ऑर्डर। एक होता है ना पार्शियल डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मैं इस तरह कर लेता हूं, लेट अस सपोज 5 4 1 2 1 3 and 2, दिस इज अ पार्शियल डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। लेकिन अगर ये कहानी है दैट इज अ प्योर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और मुझे इसको असेंडिंग में करना है, तो डेफिनेटली मेरा जो टाइम लगेगा, जो वर्स्ट केस जो है मेरा वो ये है, ठीक है। पेरेंट्स ने कई दफा कहा होगा अपने आप को बुरे के लिए प्रिपेयर करो, अच्छे के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड होगे, ठीक है। जब आपको ये प्रिपरेशन होगी, ये पता होगा कि मैं फेल होऊंगा इस कोर्स में, तो आप मेहनत करोगे, ठीक है। सो बुरे के लिए प्रिपेयर करें, अच्छा खुद खुद हो जाता है, अच्छा ऑटोमेटिकली सिनेरियोस के अंदर हैंडल होता है, ठीक है। सो लुक एट दिस एग्जांपल, दिस इज अ लीनियर सर्च फंक्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर अरे के एलिमेंट्स पास हो रहे हैं, अरे का साइज n पास हो रहा है और एलिमेंट x पास हो रहा है जिसको आपने सर्च करना है, ठीक है। और लूप एक लगा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 0th इंडेक्स टिल लेस देन n, आई डोंट नो व्हाट इज द n हियर, ठीक है, ये n मुझे नहीं पता एट द मोमेंट, और 1 by 1 इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या, अगर अरे का 0 इंडेक्स है दैट इज कंपेयर्ड विद x, तो आपने इंडेक्स को रिटर्न करना है, अदरवाइज कुछ रिटर्न नहीं करेगा ये, ठीक है। सो मेन इसके अंदर आ जाओ, अरे दी हुई आपको, एलिमेंट आपने 30 सर्च करना है, साइज है ये बेसिकली क्या साइज ऑफ द अरे दैट इज कितने 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है, नथिंग एज डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हैं आपने, और आपने x की वैल्यू और उसका इंडेक्स आपने बताना है बाय यूजिंग दिस फंक्शन। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है, दिस वन नॉट दिस वन, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस चीज को देखूं मेन में तो ये एक क्लॉक साइकिल टाइम लेगा, ये भी एक क्लॉक साइकिल टाइम लेगा, दिस इज आल्सो 1, दिस इज आल्सो 1 एंड कॉन्स्टेंट्स आर इग्नोर्ड, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। चाहे वर्स्ट केस में एक एल्गोरिथम 100 साइकिल्स ले रहा है तो लेता रहे, ले सकता है वो। प्रॉब्लम कहां पे आएगा, जब मेरे पास साइज इन्फिनिट है, इनपुट का साइज इन्फिनिट है। लेट्स सपोज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आपको ये पता है कि इंटीजर 4 बाइट का होता है इन रीसेंट कंपाइलर्स, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर वेरिएबल की क्या हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 28 crores टू पॉजिटिव 28 crores। तो 1 करोड़ में कितने डिजिट्स आते हैं, 12 आते हैं, कितने आते हैं, 6 लाख 7 10 लाख, हाँ 8। एक डिजिट है जो कि आपका 8 डिजिट लॉन्ग है, उसमें से आपने एक पर्टिकुलर डिजिट उठाना है, दैट इज आल्सो द साइज ऑफ द इंटीजर। तो जितना बड़ा इंटीजर की लेंथ डिजिट वाइज जितना बड़ा होगा, मुझे अगर उसमें से एक डिजिट को सर्च करना है तो वो भी कंपैरिजन लेगा, ठीक है। तो डज नॉट मीन इंटीजर का जो मैं बात कर रहा हूँ, साइज ऑफ द इनपुट की बात कर रहा हूं, डज नॉट मीन ओनली विद द अरेज, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन दिस प्रॉब्लम क्या सॉल्व करने जा रहे हो। अगर आपने
एक डिजिट है जिसमें से एक जो डिजिट है, जो एक नंबर है जो कि मल्टीपल डिजिट्स पे कंसिस्ट कर रहा है, और आपने एक पर्टिकुलर डिजिट उस नंबर में सर्च करना है, ठीक है, तो दैट इज आल्सो द साइज ऑफ द इनपुट, ठीक है। तो साइज ऑफ द इनपुट को कभी भी रिलेट मत करें अरे के साइज के साथ, ठीक है। लेकिन चूंकि साइज ऑफ द अरे हम बार बार सुनते हैं तो उसको स्टार्ट भी यहीं से ले रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा वो जो मैपिंग आप लोगों की वो चलती रहे। तो पॉइंट क्या है मेरा कि ये स्टेटमेंट इसने एक दफा एग्जीक्यूट होना है, 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 इस पूरी सर्च जो सर्च की कॉलिंग हो रही है इसने भी, और रिटर्न जीरो ने भी एक दफा एग्जीक्यूट होना है। वंस दे आर ऑल कंप्लीटेड प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, इसने एक दफा एग्जीक्यूट होना है। तो पॉइंट जब ये सर्च की फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये वो सेट ऑफ लाइन ऑफ कोड है जो मेरा मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। सो आई विल कंसिडर ओनली दिस पीस ऑफ कोड, नॉट द मेन, ठीक है। अनलेस अनटिल ये सारी कहानी मैंने मेन में लिखी हो तो मैं फिर फोकस कर रहा हूँ इस चीज को कि बाकी सारे मेरे पास ऑटोमेटिकली कांस्टेंट आएंगे, उसने एक दफा रन होना है, बार बार रन नहीं होना, ठीक है। तो जहां पे कोई कंडीशन है, कोई लूप आ रहा है, कुछ स्विच स्टेटमेंट आ रही है, वहां पे एक्चुअली एनालिसिस का काम आता है। जो सिंगल स्टेटमेंट्स हैं वहां पे हमेशा जो क्लॉक साइकिल जो कम्प्लेक्सिटी निकलेगी हमेशा 1 निकलेगी, और वह हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली हमारे पास जो एक फंक्शन बन रहा होता है वो एक एक्चुअली उसके अंदर शॉर्टर वे में बन रहा होता है जिसको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ठीक है। वो आगे जाके मैं फर्दर डिस्कस करता हूं। सो नाउ आई डोंट नो व्हाट इज एन, डू यू नो एट दिस लाइन ऑफ कोड, अरे का नहीं पता, ठीक है। अरे का साइज अभी आपको नहीं पता, दैट कैन वेरी एज वेल, वेरी हो सकता है ना, हो सकता है ये अभी जो आ रहा है पता चले थोड़ी देर बाद 5000 की बारी आई हुई हो, 5000 की अरे आई हुई हो आपके पास, ठीक है। सो वी टेक इट एज अ जेनेरिक कि n इज सम फाइनाइट नंबर, वी डोंट नो व्हाट इज दैट फाइनाइट नंबर। तो ये लूप, ये जो लूप की ये स्टेटमेंट है, ये जो है आई, ये 1 टाइम चलेगा, एंड आई एक स्टेटमेंट है, 1 क्लॉक साइकिल ये लेगा। व्हाट अबाउट दिस फॉर लूप, इस लूप ने कितनी दफा चलना है, n plus 1 times, it is less than n, remember that, it's not less than equal to n, ठीक है। तो ये less than n times चल रहा है, and n is the size, assume कि n हमारे पास 9 है, ठीक है। तो n हमारे पास 10 है, और जबकि इसने चलना है 0 से लेके 9 तक, तो 0 to 9 there are 10 digits, ठीक है। so this means that कि ये जो स्टेटमेंट मेरे पास ये n टाइम्स चलेगी। एक बार वो भी तो चेक होते हैं कि जहां पे कंडीशन फॉर, हाँ मैंने कहा ना n इज इक्वल टू 10, वहां पे n को 10 से रिप्लेस करो, और n को 10 से रिप्लेस करो जरा, तो क्या होगा, i इज लेस देन 10, एग्रीड। स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो ये लेस देन 10 का क्या मतलब है, 9, 0 to 9 हाउ मेनी डिजिट्स, 10। तो ये वैल्यू में कोई डिफरेंस है, दिस मीन्स 1 टाइम्स चलेगा। हाँ अगर ये n लेस देन इक्वल टू n होता, दिस मीन्स दैट इसने 0 से लेके 10 तक चलना था, दिस मीन्स दैट 0 to 10 देयर आर 11 डिजिट्स। उस सिचुएशन में दैट वुड बी n plus 1, ठीक है। स्टिल I don't care about constants, तो कितनी दफा चला, n टाइम्स, ठीक है। सो ये लूप मेरा चलेगा n टाइम्स। व्हाट अबाउट दिस कंडीशन, जिसकी कंडीशन है जो कि अरे के 0 इंडेक्स को फर्स्ट आइटरेशन पे अरे की 0 इंडेक्स को x के साथ कंपेयर कर रही है, n टाइम्स चलेगा। बाय द वे फॉर लूप अगर 10 दफा चलना है तो नॉर्मली चलता कितनी दफा है, 11 दफा, 10 दफा ट्रू के लिए, और लास्ट टाइम क्या होता है, फॉल्स चेक करता है, फिर वो लूप से बाहर आता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट अगर ये लूप मेरे पास, ये लूप की फॉर की स्टेटमेंट n टाइम्स चल रही है, तो दिस शुड रन n minus 1 व्हाट इज n, इधर वैल्यू पे आओ, n minus 1 क्या हुआ,
ये जो n है ये 9 टाइम्स तो ये इस स्टेटमेंट को चलाएगा इफ को। जब 10वीं दफा आएगा जहां पे n इज लेस देन 10 है, जो कि एक्चुअली अब 10 हो चुका हुआ है, तो 10 इज नॉट लेस देन 10 इज एक्चुअली, तो ये जो इफ वाली स्टेटमेंट ही चलेगी नहीं चलेगी। यानी कि फॉर की स्टेटमेंट अगर 10 टाइम्स चल रही है तो ये वाली स्टेटमेंट 9 टाइम्स चलेगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट कब रन होगी, जब कंडीशन ट्रू होगी। सो 9 टाइम्स ये स्टेटमेंट, आने वाली स्टेटमेंट्स ट्रू के लिए चलेंगी। ये जो लूप की फॉर की स्टेटमेंट है ये एक एक्स्ट्रा टाइम चलेगी फॉर नेगेशन ऑफ द कंडीशन। जब कंडीशन नेगेट हो जाएगी तो लूप से बाहर इस रिटर्न -1 पे आ जाएगी, तो अंदर वाली स्टेटमेंट उसने रन नहीं करनी। ठीक है। सो सिमिलरली ये जो रिटर्न आई है दैट इज आल्सो n-1। ठीक है। इन सारों को हम करते हैं ऐड, n प्लस n-1 प्लस n-1, नॉट n। इंटीजर i के लिए +1 करो, रिटर्न -1 के लिए +1 करो, एक एक टाइम रन करना है। कंप्यूट करें जरा। 3n आई डोंट केयर अबाउट, कांस्टेंट। ठीक है। तो मेरे पास जो फंक्शन ऑफ n फॉर सर्च फंक्शन क्या बनेगा, दैट इज n, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ प्रूफ कर दिया। एक्चुअल फंक्शन, सॉरी नॉट दैट वन, ये बनेगा एक्चुअल जो फंक्शन इसका बनता है f ऑफ n इज इक्वल टू 3n। ठीक है। ये 3n एक्चुअली इसका फंक्शन बनेगा। लेकिन एक फंक्शन हम जिसको हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन के लिए, अगर हम इसका अपर बाउंड देखें तो आगे जाकर मैं डिस्कस करता हूं, दैट वुड बी g ऑफ n, दैट शुड बी n। वहां पे हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देंगे। तो एक्चुअल फंक्शन लीनियर सर्च का फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो दैट इज 3n। लेकिन जब हम उसको एसिम्प्टोटिकली देखते हैं तो दैट वुड बिकम n, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट्स को उसमें से इग्नोर कर देते हैं। अब बात को समझ में आ रही है? कुछ पहले पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा? Now comes the asymptotic notations. Total there are 3 cases: worst case, best case, एवरेज केस। बस केस को हम कहते हैं बिग ओ, सॉरी वर्स्ट केस को बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा। ठीक है। जब आपसे बात की जाए बिग ओ की, दिस मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वर्स्ट केस। जब आपसे बात की जाए ओमेगा की, इट इज बेस्ट केस। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा, दिस मीन्स दैट इट इज एवरेज केस। ठीक है। सो दिस को, इसको, इस एवरेज केस को हम अभी राइट नाउ नहीं देखेंगे। ठीक है। सो नाउ उसी एग्जांपल को लेते हैं। लीनियर सर्च है, मेरे पास एलिमेंट था 30, इसको मैंने सर्च करना, 30 कम्स इन द फर्स्ट लोकेशन। ठीक है। दैट इज माय बेस्ट केस। जैसे ही मेरा 30 अचीव हुआ, मैंने तो ये सर्च करना था ना कि अरे के अंदर वो एलिमेंट मौजूद है कि नहीं है। पता चला कि अरे के अंदर एलिमेंट मौजूद है और पहली लोकेशन भी मौजूद है, तो दिस मीन्स दैट मेरा जो ओमेगा होगा दैट इज वन, ओमेगा 1 होगा। ठीक है। व्हाट अबाउट बिग ओ? डेफिनेटली n, क्योंकि बिग ओ से मुराद क्या है? वर्स्ट केस, दैट इज बेस्ट केस। बेस्ट केस में ये लीनियर सर्च कांस्टेंट वैल्यू रहता है। दैट इज द बेस्ट केस फॉर एनी एल्गोरिथम। कोई भी एल्गोरिथम अगर आपको सिंपल कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, इससे बेहतर केस कोई और हो ही नहीं सकता। ठीक है। पॉइंट प्रॉब्लम कहां पे आता है? जब मेरा n आखिरी पोजीशन, जो नंबर है जो मैंने सर्च करना है 30, वो मेरा nth लोकेशन में मौजूद है, साइज ऑफ द एरे के ऊपर, और वो n राइट में मुझे नहीं पता।
उस सिचुएशन में मैं करूंगा बिग ओ, दैट इज माय वर्स्ट केस, और लीनियर सर्च का मैं भी कैलकुलेट करके बताया, दैट इज एन। तो फंक्शन ऑफ एन क्या बन रहा था मेरे पास 3n। जब मैंने इसका बिग ओ लिया तो दैट वुड बिकम गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, अब हम इसकी जरा थोड़ी सी मैथमेटिक्स के ऊपर आते हैं, वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी थोड़ी। नो लुक एट हियर, देयर इज एन एल्गोरिथम जिसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी एज अ फंक्शन वो एफ ऑफ एन बन रही थी, जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट भी किया था लीनियर का, दैट इज 3n, दैट वाज f ऑफ n। ठीक है, द पॉइंट इज कि जब मैं बात करता हूं वर्स्ट केस की, तो इसका मतलब यह है कि मेरा एल्गोरिदम मैक्सिमम वर्स्ट परफॉर्मेंस इस इक्वेशन के हिसाब से क्या दे सकता है। दिस मीन्स दैट उसका जो ग्राफ बन रहा होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन दिस एफ ऑफ एन। तो आप ऊपर देख लो बिल्कुल टॉप पे सी ऑफ जी एन। सी क्या है बेसिकली द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और जी ऑफ एन एक्चुअली बेसिकली है ही आपका एफ ऑफ एन। तो एफ ऑफ एन के अंदर कितना कांस्टेंट ऐड होगा कि ये जो एल्गोरिथम पर्टिकुलर आपका एल्गोरिथम ए है वो अपना ग्राफ अपर बाउंड की तरफ लेके जा रहा है। इस फंक्शन से अपर बाउंड इसका ये है। तो वर्स्ट केस हमेशा आपको एक फंक्शन का अपर बाउंड बताता है कि मैक्सिमम मेरे एल्गोरिथम का ग्रोथ रेट क्या हो सकता है। ठीक है, तो जब मैं इसका सी ऑफ जी एन एफ ऑफ एन के हिसाब से बात करता हूं तो एफ ऑफ एन शुड बी लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी ऑफ एन। ठीक है, ये सी क्या है बेसिकली कांस्टेंट जो कि इस एफ ऑफ एन से मल्टीप्लाई करेगा, एक नया फंक्शन क्रिएट करेगा दैट इज जी ऑफ एन। ठीक है, और ये जी अगर मैं सिंपल जी ऑफ एन की बात करूं और एफ ऑफ एन की बात करूं तो बेसिकली है ये एक ही चीज। ठीक है, लेकिन जो कांस्टेंट है वो बता रहा है कि मैक्सिमम इसको कहां तक लेके जाया जा सकता है। ठीक है, सो हम कहते ये हैं कि बिग ओ इज जी ऑफ एन। ये किसके इक्वल है? f of n is less than equal to c of g of n, where f of n and g of n they are actually the same functions in terms of n। ठीक है, लेकिन ये n नॉट वो पॉइंट है जिसके बाद ग्रोथ रेट स्टार्ट हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि उससे पहले देखो तो g of n ये आ रहा है और f of n, लेकिन ये वो पॉइंट है जो कि एक n नॉट पॉइंट है, यानी कि साइज ऑफ दी इनपुट है लेट इट बी 10 से जब 11 होता है तो इन दोनों ग्राफ्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होना या डिस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये अपने मैक्सिमम अपर बाउंड तक इस सिचुएशन में n के केस में जब इनपुट साइज आपका n हो जाएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो आपका डिस्टेंस है, जो अपर बाउंड जो आ रहा है एफ ऑफ एन का, वो मैक्सिमम इस हद तक जा सकता है। हम कंप्यूट करके नहीं देख रहे होते। ठीक है, सिंपल क्लॉक साइकिल्स मेजर करते हैं और रनिंग मेजर करते हैं स्टेटमेंट्स की, कि स्टेटमेंट्स कितने टाइम्स रन करेगा, कंसिडरिंग n एज सम फाइनाइट वैल्यू। तो व्हाट दैट फाइनाइट वैल्यू इज क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो फाइनाइट वैल्यू अगर डिफाइन हो जाए तो मुझे एक्चुअली कांस्टेंट्स ही मिल जाएंगे। तो मुझे कांस्टेंट से बात नहीं करनी, मुझे n साइज ऑफ इनपुट पे बात करनी है कि n चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए मेरा एल्गोरिथम परफॉर्म कैसे करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? कोई मसला? एग्रीड? नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा होते हैं इनपुट नंबर ऑफ इनपुट से, तो उसका वर्स्ट केस होता है। दोबारा बताइएगा। जो नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ इनपुट वैल्यू, नंबर ऑफ स्टेप्स ज्यादा हो जाए तो उसमें कोई मसला नहीं है, नंबर ऑफ आइटरेशंस कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स अगर इंक्रीज होते हैं तो एक स्टेप एक ही दफा लिखा जा रहा है ना। नो सर, जब हम उसकी रन टाइम की उसकी जो बात करें तो थोड़ा क्लियर करें अपना क्वेश्चन।
कितने टाइम चलता है हमारा प्रोग्राम स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स और इन टर्म्स ऑफ क्लॉक साइकिल्स? टाइम जो भी हो इन टाइम इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, बेहतर मशीन होगी बेहतर टाइम देगा, कमजोर मशीन होगी तो कमजोर टाइम देगा। ठीक है, तो मैंने उसको की बात की कि मशीन इंडिपेंडेंटली एनालिसिस एल्गोरिथम को अगर आपने देखना है तो दैट द ओनली बेटर वे इज असिम्प्टोटिक नोटेशंस और असिम्प्टोटिक एनालिसिस, जिसके अंदर आप अज्यूम करते हो कि साइज ऑफ द इनपुट इज n। नाउ हमारा एल्गोरिथम क्या फंक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, क्या उसका अपर बाउंड कितना होगा, लोअर बाउंड कितना पॉसिबल हो सकता है, दैट्स व्हाट वी मेजर। और इसकी बेस पे और वर्स्ट केस की बेस पे हम बताते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो क्या है। तो आखिर में जो मैं इसके बाद जो आखिरी पेज आएगा उसके अंदर पूरे रेट ऑफ ग्रोथ का मैंने चार्ट बनाया हुआ है। विच वन इज बेटर, किस अगर आप नया एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो व्हाट शुड बी योर फोकस इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो। ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ? क्वेश्चन दोबारा बोलो फिर अपना। मेरा क्वेश्चन ये कि नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म होते हैं कोड की अगर बात की जाए तो कितनी बार चलते हैं, अगर इसकी ज़्यादा हो जाए तादाद नंबर ऑफ इनपुट से तो वो वर्स्ट केस हो जाता है। लेट्स सपोज मैं अपना नाम प्रिंट करता हूँ, यू कॉल इट सी आउट स्टेटमेंट एज अ सिंगल स्टेप। ठीक है, तो उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन मैं उसको अगर n टाइम्स रिपीट करता हूँ तो उसकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं रही। अब दैट थिंग हैज बिकम n। ठीक है, वो रेपिटेशन लूप जो है वो आपका उसको चेंज कर देगा, उस n उस 1 को चेंज कर देगा इनटू n। मेरे लिए वो प्रॉब्लम है। मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो कितनी दफ़ा रन हो रही हैं। वो मेन के अंदर स्टेटमेंट अगर एक दफ़ा लिखी है वो एक दफ़ा ही रन होगी, कंडीशन में लिखी होगी तो रन होगी या नहीं होगी। अगर लूप है, लूप के अंदर कंडीशन है तो लूप ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो रन होगा। ठीक है, नेस्टेड लूप में कहानी और चेंज हो जाती है, नेस्टेड इफ्स के अंदर कहानी और चेंज हो जाती है। तो मेरे लिए वो चीज मैटर करती है कि जो कि मेरे प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन का एक्चुअल लॉजिक है, ठीक है, वो मैटर कर रहा है। हमारे टीचर होते थे, वो कहते थे कि लॉजिक बनाना ऐसा ही है जैसे आप लोगों को मैं व्हाइट बोर्ड पे बुला लूं और आप लोगों से कहूं कुत्ता बनाओ यहां पे बैठ के, तो हर बंदे का अपना कुत्ता होगा। ठीक है, उसकी रीजन है, बड़ी सिंपल सी ऑब्वियस रीजन है कि हर एक बंदे का सोचने का अपना अंदाज है। उसने कुत्ते का एक स्पेशल इमेज रखा हुआ है। जिनको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अगर बंदे के नेचर को ऑब्जर्व करना चाहें तो वो कहते हैं सांप बनाओ। तो जो जितना अच्छा परफेक्ट सांप बनाता है उसका मतलब कहा जाता है कि सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान है। ठीक है, क्योंकि उसने सांप को बड़े करीब से बड़े गौर से देखा हुआ है। ठीक है, तो जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है आप उस हिसाब से उतनी ही डिटेल चीज बनाते हो। ठीक है, तो एल्गोरिथम में भी ये चीज है ना, जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपकी एल्गोरिथम को दुनिया से हट की चीज नहीं है, आपकी रियल लाइफ में चीजें अवेलेबल हैं। सोल्यूशन है ना, आपकी जिंदगी में बेशुमार प्रॉब्लम्स आते हैं, हर प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन निकालते हो और एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन भी निकाले होते हैं। पैसे इन्वेस्ट करने हैं, पैसे हैं नहीं, प्रॉपर्टी है, घर है एक, लेट्स सपोज आप कहते हैं चलो ये एक अच्छा घर है हमारा, हम इसको बेचते हैं तो कहीं इन्वेस्ट करते हैं। आप इंतजार करो कि ये घर बिकेगा, पैसे कुछ हाथ में आएंगे तो इन्वेस्टमेंट होगी। ये एक ही सोल्यूशन है ना, क्या आप एक ही सोल्यूशन पे इत्तेफाक करते हो? तो कुछ ना कुछ तो करते हो ना, कुछ और पैरेलल भी कुछ और सोचते हो। यार चलो मैंने यहाँ पे एक सर्विस प्रोवाइड की, वहां से कुछ पैसे आने हैं, ठीक है, चले 4,000 ही आने हैं। एक जगह मैंने और सर्विसेज दी हुई है, वहां से कुछ पैसे आने हैं, तो कुछ मिलाम लोग के चले मैं कुछ एक इनिशियल स्टार्टअप लेता हूँ, देखता हूँ, पायलट स्टडी करता हूँ कि मुझे कुछ फायदा होता है कि नहीं होता, कि मैं लाखों का घर बेचूंगा तो मैं वो जो अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे लॉस होगा या मैं कॉन्फिडेंट हूं उसको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं या नहीं करने के लिए। तो देयर आर मल्टीपल सोल्यूशन। यहां से घर जाना मल्टीपल रास्ते हैं ना, कोई एक रास्ता चूज करते हो। कभी सोचा क्यों चूज करते हो? वो लकीर के फकीर ही हैं, जहां से आना वहीं से वापस जाना है। वो तो अल्लाह ने मना किया ईद की नमाज जब एक रास्ते जाओ तो वापसी घर आने के लिए दूसरा रास्ता अपनाओ। ठीक है, अपनी उनकी अल्लाह ताला ने अपनी लॉजिक के तहत वो चीज बताई हुई है। तो हमें क्या मसला है भाई, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं ना। आप एक चूज करते हो, यहां से आज घर जाओगे ना वापसी पे, तो घर जाने के मल्टीपल वेज हैं। जिस रास्ते से नॉर्मली जाते हो वहां से ना जाके देखो,
सोचो मैं दूसरा रास्ता अपनाता हूं, तो दिमाग में कुछ आएगा ना यार, क्यों नहीं अपनाना चाहिए, क्यों अपनाना चाहिए। वो कंडीशंस है, वो बेस्ट केसेस है, वर्स्ट केस है या एवरेज केस है, जो डिफाइन करता है यार ये सोल्यूशन बेहतर है, ये सोल्यूशन बेहतर नहीं है। गूगल मैप भी तो उसी तरह शॉर्टेस्ट पाथ होनी। दैट्स द पॉइंट। पता चले गूगल मैप्स ने तो 22 किलोमीटर शॉर्टेस्ट पाथ दिया, जब आप उस रूट पे जाते हो तो पता चलता है ढेर ट्रैफिक है और आपने घर जल्दी पहुंचना है। सिनेरियो चेंज, सोल्यूशन चेंज। तो अब अगर आपने घर जल्दी पहुंचना है और आपको ये पता चल गया कि जी ट्रैफिक ज्यादा है शॉर्टेस्ट वे में, तो यू ऑप्ट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस जहां पे कोई ट्रैफिक नहीं है। एग्रीड ऑन दैट? तो सिनेरियोज के बेस पे आपका जो सोल्यूशन है वो चेंज, या उसकी परफॉर्मेंस है वो चेंज होती है। तो ये वही सिनेरियोज, बेस्ट केस, एवरेज केस, दैट सिनेरियोज जिनके बेस पे आप अपने सोल्यूशन को मेजर कर रहे हो। गेटिंग द पॉइंट? लेट्स हैव अ 10 मिनट ब्रेक यार, मेरी बस होगी बोल बोल के। नेस्टेड लूप नहीं आ रहा, सिंगल लूप और विद सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, तो उसकी जो आपका बिग गो निकलेगा दैट इज ऑलवेज एन। ठीक है, हाँ थोड़ा सा डेफिनेट, जब हम उसको नेक्स्ट क्लास में आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा कि हम कभी कभी आपको कहीं एक लूप के अगेंस्ट जो कम्प्लेक्सिटी निकल रही है दैट इज n/2, ठीक है, तो उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। जब हम इस f ऑफ n को इस तरीके से लिखेंगे तो उसका जो o ऑफ बिग ओ नोटेशन बनेगी दैट वुड आल्सो बी n। तो फंक्शन क्रिएशन में वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन जब हम उसको बिग ओ रिप्रेजेंटेशन देंगे दैट इज सिंपल द वेरिएबल नेम, नथिंग एज कॉन्स्टेंट्स के अंदर से हम इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर सिनेरियो हमारे पास चेंज हो जाता है, द लास्ट वन दैट इज एक्चुअली दी nc लिखा हुआ है, दैट इज एक्चुअली दी n⁻c, ये मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, द थर्ड वन इज बिग ओ ऑफ n⁻c whenever there comes a nested loop। ठीक है, सो जस्ट लाइक आपको याद होगा 2 डायमेंशनल रे में इनपुट करनी है तो नेस्टेड लूप लगाते हो। एग्रीड ऑन दैट? ठीक है, सो यू हैव अ मैट्रिक्स विद 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो क्या लगाओगे? पहले रो को हैंडल करोगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट C++ आपका रो मेजर है, इट्स नॉट अ कॉलम मेजर। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ही आपका सॉरी नॉट 4 2 i++, ये रो को हैंडल करेगा एंड इट इज j स्टार्ट फ्रॉम 0, j इज लेस देन 4 एंड j++, और आपने cn कर लिया इसके अंदर a ऑफ i एंड j। एग्रीड? ठीक है, तो अब इस लूप को देखो, तो इसने 2 टाइम्स चलना है और फॉर एवरी आइट्रेशन ऑफ दिस लूप विल आइट्रेट फॉर 3 टाइम्स। तो ये लूप अगर एक दफा रन होगा तो इनर लूप आपका 3 टाइम्स रन होगा। तो टोटल रनिंग कितनी होगी? 1 फॉर दिस लूप मल्टीप्लाई बाय 3 फॉर दिस लूप। टोटल आइट्रेशन, इस एक की आइट्रेशन के अगेंस्ट ये लूप 3 दफा और रन होगा। लेकिन अगर इसकी 2 आइट्रेशन की जाए 6 टाइम्स। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट नेस्टेड लूप में आपके पास ऑटोमेटिकली कहानी पावर्स में चली जाती। जब कहानी पावर्स में चली जाए यानी क्वाड्रेटिक एंड अबव टाइप की इक्वेशंस बन रही हो, तो दिस मीन्स दैट परफॉर्मेंस इज वेरी पुअर, तो उसको डिक्रीज करना है। दिस मीन्स दैट यू आइदर नीड टू चेंज दिस थिंग। ठीक है, रिकर्जन एक एग्जांपल है। रिकर्जन आप लूप के थ्रू भी करते हो, रिकर्जन आप फैक्टोरियल नॉट रिकर्जन, फैक्टोरियल आप लूप के थ्रू भी करते हो, फैक्टोरियल विद रिकर्जन भी करते हो। एंड कहा जाता है रिकर्जन इज फास्टर। फास्टर की रीजन यही है कि उसकी कंप्लेक्सिटी एज पर लूप, नेस्टेड लूप या लूप कम है। ठीक है, किस तरह काम है नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज देखेंगे इसको। ठीक है, सो जब कभी भी आपके नेस्टेड लूप्स आ रहे हैं, दिस मीन्स दैट देयर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ n। तो यहां पे आप साइज करो इसका n, इसका करो m। ठीक है, सो दैट वुड बिकम n क्रॉस m। ठीक है, सो कंसिडरिंग m एज n, तो दैट वुड बिकम n क्रॉस n इज इक्वल टू n स्क्वायर।
ठीक है, n स्क्वायर में कांस्टेंट को हम इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, समवट लाइक दिस वन। ऐसे बनना चाहिए ना, 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 2 5 की पावर 2, तो कहानी कहां से कहां पहुंचती है फिर, ठीक है, 100 की पावर 2 10,000, ठीक है। सो जब पावर्स की गेम आ जाए तो दिस मींस दैट द परफॉर्मेंस है दैट इज वेरी पुअर, ठीक है, यू नीड टू इंप्रूव इट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आया था जी द फोर्थ वन, लॉग ऑफ एन। लॉग ऑफ एन मैंने क्या एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, ठीक है। सो जब ये लॉग ऑफ एन कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, इसकी बेस बाय डिफॉल्ट 2 है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स आई नीड टू मल्टीप्लाई बेस बाय इटसेल्फ टू जनरेट अ पर्टिकुलर वैल्यू इज द लॉग, ठीक है। सो लॉग कब आएगा, लॉग हमेशा नंबर 1 मल्टीप्लीकेशन, जब आपकी कहानी लूप के अंदर मल्टीप्लीकेशन में चल रही हो, इंक्रीमेंट मल्टीप्लीकेशन में आ रहा हो, या मल्टीप्लीकेशन का रेसिप्रोकल क्या है, डिवीजन, ठीक है। सो 2 को हम 3 टाइम्स, आई मीन उसका जो कंपोनेंट है वो 3 टाइम्स आपका बन रहा होता है, ठीक है। तो या डिवीजन आ रहा हो या मल्टीप्लीकेशन आ रहा हो, तो उस सिचुएशन में आप लॉग को इनकॉर्पोरेट करोगे, ठीक है। वहां पे घबरा नहीं जाना, क्योंकि बहुत से सिनेरियोज ऐसे आएंगे जब आप स्पेशली जब हम मर्ज सॉर्ट को देख रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहां पे लॉग के अंदर कहानी चल रही है, ठीक है। तो उसको गौर से देखने वाली बात है ताकि आप लोगों को वहां पे क्लैरिटी आ जाए। सर लॉग का मैंने बेसिक थीम आपको अभी, वैसे जो मकसद है मेरा वो थीम समझाना कि लॉग एक्चुअली यूज क्यों होता है, कि हाउ मेनी टाइम्स यू नीड टू मल्टीप्लाई बेस बाय इटसेल्फ टू जनरेट अ पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। अब यहां पे देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, i इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट, ठीक है। तो इस सिनेरियो में इसका जो बिग ओ बनेगा, एफ ऑफ एन कुछ लॉग की फॉर्म में बन रहा होगा, लेकिन जो बिग ओ लिखेंगे हम वो लॉग बेस 2 ऑफ एन आ रहा होगा, गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। सो या मल्टीप्लीकेशन हो रही हो या डिवीजन हो रही हो, ठीक है। सो ऊपर टॉप पे देखो डिवीजन भी आ रही है और पीछे पेज पे मल्टीप्लीकेशन थी, बट द फिफ्थ वन इज बिग ओ ऑफ लॉग बेस 2 ऑफ एन, ठीक है। जब आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पावर की बेस पे चल रहा हो, मैं सिर्फ कहानी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं लूप्स की। जब लूप्स में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पावर की बेस पे डिपेंड कर रहा हो, वहां पे आपका जो बिग ओ बनेगा दैट इज लॉग ऑफ एन, ठीक है। सो दिस इज द होल स्टोरी अप टिल नाउ। देखने वाली चीज ये है, अपर मोस्ट से स्टार्ट करते हैं, बिग ओ ऑफ एन फैक्टोरियल, द वर्स्ट केस। जैसे मैंने डिवाइडर कंकर में बताया था, 2 चीजें एग्जिस्ट करती हैं डिवाइडर कंकर में, फैक्टोरियल एंड लॉगरिथम्स, ये दोनों डिवाइड एंड कंकर में है। फैक्टोरियल इज द वर्स्ट केस, कि अगर किसी एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी, वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी फैक्टोरियल में आती है, उससे वर्स्ट केस वर्स्ट परफॉर्मेंस किसी एल्गोरिथम की नहीं हो सकती। अब क्योंकि डिवाइड एंड कंकर फैक्टोरियल में भी है एंड लॉग में भी है, दोनों सिनेरियो में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो फैक्टोरियल में अगर आ रहा है, दिस मींस दैट यू नीड टू मॉडिफाई योर लॉजिक टू कन्वर्ट इट इनटू लॉग ऑफ एन, अ गुड वन, आपसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेयर एज अगर कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, दैट इज द एक्सीलेंट वन, जो आपका बिल्कुल नीचे देखो ग्रीन नजर आ रहा है, दैट इज द एक्सीलेंट, ये सिर्फ एक ही है। लाइट ग्रीन में नजर आ रहा है लॉग ऑफ एन, एक्सेप्टेबल। रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दोनों चीजें यूज हो सकती हैं, ठीक है। एन लॉग ऑफ एन समवट फेयर, ये जो 3 आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशंस मिल रही हैं, एन लॉग ऑफ एन लॉग ऑफ एन एंड 1
दे आर सम सॉर्ट ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग्स कि आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर चले जाते हो n पावर 2 पावर n या फैक्टोरियल, ठीक है, अब दिस मीन्स दैट n पावर 2 नहीं होगा, n की कोई भी पावर हो सकती है, या 2 की पावर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि n पावर अगर हो तब भी ये सिनेरियो, यानी कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशंस, फैक्टोरियल्स, ठीक है, वो सारे के सारे आपके दे आर नॉट कंसिडर्ड एज बेस्ट परफॉर्मर एल्गोरिथम्स, ठीक है। बेस्ट परफॉर्मर एल्गोरिथम्स एक्चुअली आपके ये 3 है, कांस्टेंट, लॉग n एंड n, ठीक है। whereas n log n भी किसी हद तक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि n log n को फर्दर सिंप्लीफाई करना इट्स अ बिग चैलेंज। गेटिंग द पॉइंट? कोई मसला अब आज के लेक्चर में? एवरेज एक्चुअली ये चीज है बेटा। सो देयर इज अ फंक्शन f of n, इसका लोअर बाउंड हुआ c2 ऑफ g of n और इसका अपर बाउंड है c1 ऑफ g of n। तो एक्चुअली जो आपका फंक्शन इटसेल्फ बन रहा होता है वही एवरेज केस होता है। लेकिन द पॉइंट इज इस फंक्शन को एज इट इज रिप्रेजेंट करने के लिए जो पीछे एक बड़ी मैथमेटिक्स है वो समझना जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, ठीक है। लेकिन एवरेज केस को हम बहुत लिमिटेड यूज करते हैं। जो ज्यादा चीज यूज होती है दैट इज द वर्स्ट केस एनालिसिस। एजोमेट्रिक नोटेशन में बेस्ट केस की हमें जरूरत नहीं, बोगस वे ऑफ मेजरमेंट है या बोगस वे है कि आप कहोगे जी मेरा एल्गोरिथम बेस्ट केस में इतना परफॉर्म कर रहा है। वेल एवरीबॉडी नोज कि कोई ना कोई कांस्टेंट, मे बी कांस्टेंट हो या लीनियर फंक्शन हो या एक लॉग फंक्शन हो। द पॉइंट इज कि एल्गोरिथम की एफिशिएंसी बेस्ट केस में पता चलती है। अब आपकी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस का पता चलेगी फाइनल टर्म में, तो जितना याद रहेगा, जितना कुछ समझा होगा, तभी उसको बेहतर परफॉर्म कर सकोगे ना। तो दैट इज द वर्स्ट केस एनालिसिस। अभी आपका बेस्ट केस है, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ठीक है याद हो गया, बेस्ट केस है, कोई वैल्यूएशन नहीं हो रही। जैसे वैल्यूएशन आई वर्स्ट केस सिनेरियो दिमाग ने घंटियां बजाना शुरू की, और उस घंटी बजाने में क्या परफॉर्मेंस लेके आते हो सामने वो एक्चुअल आपकी कैपेबिलिटी है या आपकी परफॉर्मेंस है। इवन दो दैट इज अ बोगस वे टू मेजर अ कैपेबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जस्ट लाइक एग्जामिनेशन नोटेशन इज नॉट द अल्टीमेट वे टू मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ अ एल्गोरिथम, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट? एक साइकोलॉजी स्टडी ये कहती है यू कैन नॉट मेजर द कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन जीरो। इफ यू थिंक उसकी जो मार्क्स हैं वो जीरो आए हैं एक क्वेश्चन में, तो दिस मीन्स दैट यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट पर्सन अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सो बहुत सी यूनिवर्सिटीज, नॉट इन पाकिस्तान रादर, बाहर की यूनिवर्सिटीज किसी बच्चे ने गलत लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, आंसर नहीं लिखा हुआ, तो उसको जीरो नहीं देते, दे आदर टेक इट 1, डी भी नहीं देते, इतने भी अच्छे नहीं है ठीक है। लेकिन अगर डी ग्रेड आ जाए तो उसमें आप डिग्री नहीं ले सकते, ये पक्की बात बता रहा हूँ आपको। आप अपने हर कोर्स में उसमें डी ग्रेड ले लो, यू कैन नॉट अर्न योर डिग्री। यू मिनिमम 2.5 चाहिए, डी भी 2.5 बनता नहीं है, ठीक है। डी भी 1 GP बनता है, तो बाकी में ले लेना ना, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, वन इंपॉर्टेंट थिंग मैं मिस कर गया, हियर इज योर असाइनमेंट।